हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का थर्ड लेक्चर। पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी जिसको कहा अपन ने, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं तो डेल्टा डैश नाम दिया था। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसी पहले थी वैसी की वैसी हमें मिलने वाली है, यानी अनचेंज। इसी के बिहार पर हमने एक बात कही थी कि किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट वैल्यू और मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होती है। ये हमारा कंसेप्ट हुआ था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम आपस में चेंज कर दिए जाएं, क्या सिचुएशन थी? जैसे मैंने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा डेल्टा 1, उसकी वैल्यू पहले वाले के इक्वल ही होगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले साइन प्लस आ रहा था तो अब माइनस आ जाएगा, पहले माइनस साइन आ रहा था तो अब प्लस आ जाएगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो, R1 इक्वल टू R2 हो या C1 इक्वल टू C2 हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल होने का मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो, तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या आती है? 0 आती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया डेल्टा इज इक्वल टू, ये ले लिया ABC, फिर ले लिया ABC और यहां ले लिया XYZ। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में क्या है? इक्वल है। अब एक काम करूं मैं, इस कॉलम को और इस कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो नया नाम दिया मैंने डेल्टा 1 दे देते हैं अपन, डेल्टा 1। ठीक है, अब डेल्टा 1 क्या होगा? अगर ये कॉलम इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ABC XY। एक्चुअली कुछ चेंज हुआ क्या? एक्चुअली कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो आपका वैसा का वैसा ही वापस आपको मिल गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा मिल गया। और ऐसा कब हो सकता है? जब 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा इक्वल टू 0। यदि कोई दो रो, ध्यान से समझो इस बात को, मैंने क्या किया? इन दोनों कॉलम्स को चेंज कर दिया। मैंने कहा चेंज कर दिया, बट एक्चुअली चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं कि चेंज कर दिया तो माइनस तो लगा सकते हैं। मैंने माइनस लगा दिया, माइनस लगा के देखा डिटर्मिनेंट तो वो वैसा ही रहा, यानी डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा यानी 2 डेल्टा इक्वल टू 0, इट मींस डेल्टा इक्वल टू 0। एक ये प्रॉपर्टी थी। और सबसे जो काम की प्रॉपर्टी थी P4, अब तक जो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें क्या था कि अगर किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक रो या एक कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम, उसको आप किसी मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम हो जाती है, k डेल्टा हो जाती है। इसी बिहाफ पर हमने एक बात कही कि अगर आप किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, उस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दें। देखो, मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि आपने प्रत्येक जितना भी एलिमेंट इसमें सबको मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर आपकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो आपने तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2 क्रॉस 2 की है तो दोनों रो को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो पहले जो मैट्रिक्स A थी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू और इसकी k की पावर n टाइम हो जाएगी, क्योंकि एक रो को k से मल्टीप्लाई करने पर k टाइम, दो रो को मल्टीप्लाई कर देंगे k स्क्वायर टाइम, अगर 3 रो है तो k की पावर 3। ओके, तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अब मैं नेक्स्ट P5 प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहा हूं। बहुत ही ध्यान से समझ लेना, पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी P5 क्या है आपकी? प्रॉपर्टी P5 है यदि किसी सारणिक, पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहेंगे, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति
या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक संख्याओं का योग हो तो उस सारणिक को उसकी क्रम की दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पहले सिर्फ लिखना है आपको। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ब्रैकेट में और कॉलम, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट are sum of two or more numbers, then the determinant be expressed as sum of two or more determinants of its order, ओके। तो ये हमारा पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया। ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया। हाँ जी, तो समझने वाला पॉइंट क्या था जो अभी हम सब देखें। पहले सिर्फ लिखना है। अब देखो, आपके सामने एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। डिटरमिनेंट है 214 8 25 -173। ये वही डिटरमिनेंट है जो हम कल ले रहे थे, बस उसकी वैल्यू -145 आ रही थी। जब ये कॉलम इधर था, ये इधर था, मैंने इसको इधर चेंज कर दिया। तो अगर आप अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 145 प्लस में। चेक कर लेना वैसे मल्टीप्लाई करके। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डिटरमिनेंट यही है अपने पास, बस इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर रहे हैं, ये है 2 8 -1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज, 1 2 7 सेकेंड कॉलम भी एज इट इज। ये वाला जो कॉलम है ना, देखो 4 है, 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 है, 5 को मैंने लिख दिया 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसे मैं लिख रहा हूं ना। 3 के भी मैं 2 फैक्टर कर लेता हूं, 1 + 2 जी। अब आप देख पा रहे हैं कि जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम 2 नंबर्स के सम के रूप में लिखा हुआ है, योग के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस डिटरमिनेंट के 2 पार्ट कर देता हूं। कैसे कर रहा हूं 2 पार्ट, जिसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज 2 8 -1 1 2 7, थर्ड कॉलम अभी नहीं लिख रहा हूं, प्लस
या फर्स्ट कॉलम 2 at -1 1 to 7। अब थर्ड कॉलम जो है वो एक बार तो आप ये लिखो 3 2 1 3 2 1 और एक बार लिखो 1 3 2। क्या लिखे? 1 3 2। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसी की वैसी आपको मिल जाएगी जैसी पहले है, मतलब 145 ही आएगी। कैसे आएगी चेक करता हूं मैं। देखो इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, देखो 2 × 2 × 3 सॉरी 1, तो 2 2 4 और 1 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है। 1 × 2 × -1 तो -2, ठीक है। 3 × 8 × 7 तो 21 और 8 बार करेंगे, 8 बार तो 168। ये तो प्लस में आ गया। पूरी बात समझ लीजिए। ये वैल्यू जो आई है 4 - 2 और प्लस का 168, ऐसे लिख रहा हूं 4 - 2 प्लस का 168। अब माइनस में देखो 4 - 2 और 168 माइनस में करें। -1 × 2 × 3 तो -6, लेकिन माइनस में है तो प्लस का 6 हो गया। 7 × 2 × 2 14 दूनी 28 प्लस 28, लेकिन माइनस में होती है नीचे इधर से करते तो 1 × 8 × 1 तो -8। देखो ये -6 आया था, ये +6 हो जाएगा। समझे? मैं नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो माइनस आते हैं, माइनस लगा के अलग ब्रैकेट लगा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया -6 तो +6, ये 7 और 14 दूनी 28 -28 और ये 8। फिर इसकी पर कैलकुलेट करो अलग से, ये कितना हो जाएगा 8। 1 × 3 × -1 -3, 1 × 8 × 7 प्लस का 56। अब नीचे से -2 तो हो गया +2। 7 × 3 × 2 42 माइनस का 42। 2 × 8 × 1 माइनस का 60। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो गया? प्लस वाले जोड़ लो पहले तो। 6 और 4 10, 168 और 10 178। या ऐसे करो ना, 6 4 10 और ये 10 कैंसिल आउट कर दो। 168 में से 28 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 140। ये प्लस में। यहां देखो पूरे बात ध्यान से समझना, 8 और 2 10, ये प्लस के और 56 प्लस के, तो 56 और 10 66 66। अब ये देखो 42 6 48 और 58 और 59 60 61, तो 66 तो प्लस के 61 माइनस के, तो प्लस के 5 बचे। और अब आप इनका सम करेंगे तो कितना आया 145। यानी कि मैंने क्या किया देखो, एक डिटरमिनेंट के ये वाला जो कॉलम है इसके 2 पार्ट किए। ऐसे आप रो के कर सकते हो, ऐसे आप माइनस में भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यही डिटरमिनेंट है आपके पास और इस डिटरमिनेंट को आप ऐसे लिखो 2, या पहले कॉलम को ही कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज कॉपी कर दो, 1 2 7 4 5 3। ओके, और जो पहला कॉलम इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 को मैं 7 - 5 ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे? ये 8 है, 8 को भी मैंने लिख दिया, जैसे लिख दिया 10 - 2, 10 - 2 8 है। -1 है, -1 को मैंने 0 - 1 लिख दिया। तो अब इस डिटरमिनेंट के 2 पार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट रो है वो तो आ जाएगी फर्स्ट कॉलम 7 10 और 0, ठीक है। सेकंड 1 2 7, थर्ड 4 5 3। अब आप यहां प्लस ही लगाएं और यहां वाले जो कॉलम है वो ये ले लें, -5 -2 -1 और 1 2 7 और 4 5 3। ये लो जी, इन दोनों डिटरमिनेंट को अलग अलग सॉल्व करके देखो, आपको रिजल्ट वही 145 ही मिलने वाला है। बात को समझ रहे हैं? जो कॉलम ऐसे अलग नहीं है उनको एज इट इज कॉपी करो, जो अलग 2 पार्ट में हुआ है उसके ऐसे 2 डिटरमिनेंट बना दो।
अगर मान लो ऐसा हो कि इस कॉलम के भी 2 पार्ट कर दिए, तो पहले तो एक बार जैसे लिखा हुआ वो किया, फिर इसके 2 पार्ट किए, तो इस डिटरमिनेंट के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, मतलब टोटल 4 डिटरमिनेंट आ जाएंगे। ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ओके, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे और याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके सामने लिखी हुई है, आप फटाफट साथ साथ कॉपी करें। प्रॉपर्टी देखो, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, जो प्रॉपर्टी रो के ऊपर है वो कॉलम पर भी होगी, के संगत अवयवों का कोई अचर गुणज, प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों का अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट फटाफट लिखें, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट बी अनचेंज्ड when a constant multiple of each and every element of a row or column add or subtract to corresponding element of other row or column। देखिए सिचुएशन क्या है कि किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम में किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के किसी कांस्टेंट मल्टीपल को ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। लैंग्वेज तो याद रखनी है। अब मैं इसको कैसे अप्लाई करना वो देख, जैसे अब आपके सामने ये है कि एक डिटरमिनेंट है 214 8 25 -173, वैल्यू 145, ये वही है जो पहले था। अब मैं जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, मैं सेकंड रो पर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं। जैसे मान लो पीछे हमने क्या पढ़ा है कि किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या दूसरे कॉलम में ऐड कर दो। तो मैं रो 2 में क्या कर रहा हूं, रो 2 के एलिमेंट्स का 3 टाइम मल्टीपल ऐड कर रहा हूं, इसका 3 गुना इसमें ऐड कर रहा हूं। तो देखिए आपने क्या किया है, रो 2 पर प्रॉपर्टी अप्लाई किया। सबसे ज्यादा काम की प्रॉपर्टी अगर मैं कहूं तो यही है 6 प्रॉपर्टी। 214 ये आपके पास में एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज लिख दो, -173 थर्ड रो एज इट इज लिख दो। हमने जो कुछ किया है वो सेकंड रो पे किया। क्या किया है सेकंड रो पर वो भी देखिएगा। सेकंड रो पर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और रो 2 में ऐड कर दो। तो क्या करेंगे आप, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 में ऐड कर देंगे, 8 और 6 हो गए 14। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 में ऐड कर देंगे 5। 4 को 3 से 12, 5 में ऐड कर दिया 17। अब इसकी वैल्यू भी आपको 145 ही मिलेगी। कैसे देखता हूं, देखिए श्योर करने के लिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। डेल्टा इज इक्वल टू, फटाफट कैलकुलेशन, 2 × 5 × 3 30, ओके, 1 × 17 × -1 -17, 4 × 14 × 7 56, 56 को 7 से 42 और ये हो गए 492 हुए। चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 56 को 7 से किया, 7 से 42 4 392 होने चाहिए, ये आएंगे 392 392। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए, अब नीचे वाले करो। -1 × 5 × 4 -20, लेकिन हो जाएगा +20। 7 × 17 × 2
14 को 17 से तो कितने हो गए 17 इंटू 7 119 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 238 तो माइनस का 238 और 3 इंटू 14 इंटू 1 माइनस 42। सारा उस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्लस वाले एक जगह पर कर लो, 392 50 ये हो गए 442, ठीक है 392 और 50, ठीक है। माइनस वाले देखो 238 माइनस 42 ये हो गए 240 और माइनस 17 और ऐड हो गए तो माइनस का 297, ठीक है। तो आप देखेंगे ये रह गया 145, वैल्यू वो की वो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि किसी एक रो, मैं फिर से प्रॉपर्टी पर जा रहा हूं, फटाफट एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ो। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट बी अनचेंज कब, व्हेन ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम एड और सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपको वैसा मिला टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम। क्या किसी एक रो या एक कॉलम के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके किसी के टाइम मल्टीपल लिया और किसी दूसरे में ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब इस ब्याह पर अपन कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं आपको जो हमें बहुत काम में लेनी होती हैं। क्या, जैसे मैं कई बार यूज करूंगा R1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका मतलब भी अनचेंज रहेगा। क्यों भाई, आप क्या करेंगे, पहले R1 और R2 को ऐड करेंगे। आप ये सोचो ना, R2 का 1 टाइम मल्टीपल R1 में ऐड कर दिया, कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर R3 को 1 टाइम मल्टीपल उसमें ऐड कर दिया, कुछ चेंज नहीं हुआ। एक साथ भी आप प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। कई बार हमें रिप्लेस करना पड़ेगा RI रिप्लेस बाय RI माइनस RJ। ध्यान रखें, ये I का मतलब जैसे मान लो 1 है, J का मतलब 2 है, तो R1 माइनस R2 हो गया। CI रिप्लेस बाय C1 माइनस CJ, CI माइनस CJ। इस बार भी हमने क्या किया है, माइनस किया है। माइनस करने का मतलब आप ये सोचो ना कि -1 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया, बात वही रहनी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो जनरली यूज आती हैं, ठीक है। फटाफट आप इसे नोट करें, मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। 6 प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी बहुत ही ध्यान से समझना क्या है। सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग 0 प्राप्त होता है या 0 होता है। यह बात मैं बता चुका हूं। फॉर ए डिटरमिनेंट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो or a column and corresponding cofactors of other row or column be 0 always। समझो बात को, क्या कहने जा रहे हैं अपन कि डिटरमिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स का किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ में प्रोडक्ट और फिर उसका सम लेने पर हमेशा 0 आता है। यह बात मैंने बताई है और बहुत अच्छे से। यदि आपके पास में एक डिटरमिनेंट है, कोई भी डिटरमिनेंट, मैं 2 क्रॉस 2 का अगर लेके देखूं आपके सामने 2 3 -1 और 4 मान लो ये, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, 8 -3 + 3 11। लेकिन अब देखो क्या कर रहा हूं, मैंने एलिमेंट लिया 2, ध्यान देना, और एलिमेंट लिया 3। मतलब एलिमेंट कौन सी रो के लिए,
R1 के, और कोफैक्टर्स लिए दूसरी वाली रो के। अब इस रो का कोफैक्टर कैसे आएगा, -1 का कोफैक्टर कैसे आएगा, -1 की रो और -1 के कॉलम को छोड़ दो, 3 आएगा। और वो भी कैसा है, कोफैक्टर माइनस भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां वाला एलिमेंट क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है यहां वाला, तो -3 आएगा कोफैक्टर। फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 आएगा। इनका प्रोडक्ट करो, -6 + 6, इनका ऐड करो, 0 आएगा। ये कोफैक्टर कौन से क्या है, कोफैक्टर किसके, R2 के कोफैक्टर्स। ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए इस पर ज्यादा डीपली नहीं बात करूंगा मैं। मैंने एक क्वेश्चन वो जो लिया था उसमें क्या किया था, R2 के एलिमेंट्स लिए और उनको R1 के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया, 0। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट ये देखिए, ये फटाफट लिखने वाली चीजें हैं। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान भी शून्य होता है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर 0 देन इट्स वैल्यू बी 0। ये बात हो चुकी है अपनी, क्या कि अगर आपके पास में एक डिटरमिनेंट ऐसे है, मान लो ए बी सी, ये 0 0 0 और ये x y z, तो हम क्या करेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे इस रो के रेस्पेक्ट में। ये इसका कोफैक्टर जो भी माइनर, ये माइनस फिर प्लस 0 इसका माइनर, फिर -0 इसका माइनर, लेकिन फाइनली हमें क्या मिलना है, 0। क्यों? अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। अगला पॉइंट, त्रिभुजाकार अवयव से संबद्ध सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट एसोसिएट विद ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। काम की चीज, फटाफट ये लिख लो, पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद में मैं बात करता हूं। ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेता हूं, 3 × 3 का ले लिया, जैसे मान लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये ले लिया ए बी सी, इधर 0 0 0 और इधर कुछ भी है x y z। आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू बताओ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x z के साथ में ये 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 0 ये y 0 0 z 0 हो गया, इधर करेंगे तो 0 b 0 0 b y 0 0 z a 0 c 0 x 0, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आ गया, बस दैट्स ऑल। इस बिहाफ पर हम एक बात और यहां पर नोट लगा करके लिख सकते हैं, काम की बात, क्या कि अगर आपकी डिटरमिनेंट ये वाली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसको एक बार, हालांकि ये ट्रायंगुलर नहीं है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको मैं यूनिट मैट्रिक्स बोलूं, यूनिट मैट्रिक्स है तो उसके रिजल्ट क्या होता है, 0। देखो 1 1 1, फिर बाकी सब करोगे तो 0 आएगा। ये भी चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की है तो भी आपको 1 0 0 1, इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, ये एक नोट अलग से लिख लेना। अगला पॉइंट देखो, यदि किसी सारणिक में, बहुत काम की चीज, अक्ष के बहुपद हो और अक्ष के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जावे तो अक्ष -a सारणिक का मान का एक गुणनखंड होता है। एक बार तो लिखो, इफ ए डिटरमिनेंट इज पॉलिनोमियल ऑफ अक्ष, पॉलिनोमियल आएगी बात, ऑफ अक्ष एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0 व्हेन, कब, अक्ष इज रिप्लेस्ड बाय a, then x minus a be a factor of the value of determinant। फटाफट कॉपी करें, समझे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसका एक एग्जांपल लूंगा, बहुत ही काम का क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अक्ष को a से रिप्लेस, अच्छा एक मिनट पहले बात करूं, अगर आप इस डिटरमिनेंट के को सॉल्व करें तो ये तो बड़ा अजीब सा हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 1 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए बी स्क्वायर बनेगा, ये ऐसे आएगा ए बी स्क्वायर, फिर अक्स मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, तो प्लस का ए स्क्वायर अक्स,
अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू बी, तो प्लस का बी अक्स स्क्वायर, फिर इधर करो प्लस का ए अक्स स्क्वायर, फिर बी ए स्क्वायर, सर प्लस नहीं माइनस आएगा रे, माइनस का 1 इंटू ए इंटू अक्स स्क्वायर ए अक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखिए b इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस का बी ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू ये भी आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर एक्स। अगर आप देखें इसमें इसी डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले अक्स स्क्वायर की टर्म्स है b माइनस ए इंटू अक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, फिर अक्स की टर्म्स देखो, ये रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में एक्स, और फिर कांस्टेंट टर्म है ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये जो भी आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर डिटर्मिनेंट में, यदि इस डिटर्मिनेंट में x इक्वल टू ए पुट किया जाए, क्या पुट किया जाए? x इक्वल टू ए, तो आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर और 1b स्क्वायर। क्या जीरो आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो तो जीरो आता है हमेशा। ऐसे यहां देखेंगे दोबारा से, अगर x इक्वल टू बी पुट किया जाए तो भी आपकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1b स्क्वायर, 1a स्क्वायर और यहां 1b स्क्वायर। इस बार फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम होगी तो जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आए, इसका मतलब x इक्वल टू ए पुट करने पर वैल्यू जीरो आएगी। तो इस पॉलिनोमियल के लिए एक तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, क्योंकि x इक्वल टू ए पुट करने पर जीरो आ रहा है। एक फैक्टर x माइनस बी होगा। बात को समझ रहे हैं? एक फैक्टर तो क्या होगा इसका? x माइनस ए, और एक फैक्टर होगा x माइनस बी। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको जब और ओपन किया जाएगा, ढंग से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो इसका एक फैक्टर b माइनस ए भी आएगा। पूरी बात को समझे कि x इक्वल टू ए पुट करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। x इक्वल टू बी पुट करने पर भी जीरो आ रही है तो x माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा, और एक फैक्टर b माइनस ए हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसके फैक्टर देखो बहुत आसानी से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? यहां से मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख रहा हूं, देखिए आप फैक्टर करके दिखा रहा हूं। ये तो इसके फैक्टर आ गए। अब कैसे आ रहे हैं? देखो जी, डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू में एक्स स्क्वायर है। यहां देखोगे तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर आपने लिखा बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस, इसमें से ए बी कॉमन आ रहा है तो क्या रह रहा है? बी माइनस ए इंटू में ए बी। अब आप देख पा रहे हैं b माइनस ए कॉमन आ गया, क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए इंटू में एक्स। इसको क्या करूं? ऐसे लिख दो ना, बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस में क्या है? ए बी। ये b माइनस ए कॉमन आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू b माइनस ए, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस बी, माइनस ए कॉमन निकाल लिया तो x माइनस बी। अब x माइनस बी कॉमन निकाल दो तो b माइनस ए तो ऑलरेडी साथ में चल ही रहा था, x माइनस बी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर? x माइनस ए। देखो यही फैक्टर आ गया। तो आप यहीं पर श्योर हो गए थे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में x इक्वल टू ए पुट करने पर जीरो हो रहा है, इसका मतलब x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। ओके, ये थी हमारी 10 प्रॉपर्टी। अब मैं 2 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हम
सारणिकों का गुणन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। हालांकि ये टॉपिक एक्चुअली टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे? जैसे आपसे कहा जाए कि दो डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, एक दो एग्जांपल लूंगा बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। डेल्टा 1 ये ले लिया मैंने 1 2 2 1, मान लो यही लिया, ठीक है। और डेल्टा 2 और ये ले लिया आपने 2 3 -1 4, और आपसे कहा कि इन्हें मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास में एक ऑप्शन तो ये है क्या, सीधा सीधा ही डेल्टा 1 की वैल्यू बताओ 1 -4 -3, डेल्टा 2 की वैल्यू बताओ 8 -3 11, तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाई 11 तो -33। ये लो जी आंसर आ गया। दूसरा विकल्प देखो, दूसरा ऑप्शन, आप मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करो 1 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 -1 4। करो जी मल्टीप्लाई, कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 2 -2 0 आ गया, ठीक है। फिर ये हो गया 3 + 8 11, हाँ जी, याद देखो 2 इंटू 2 4 -1 3 आ गया। ये हो गया 6 + 4 6 + 4 10 आ गया। अब करो मल्टीप्लाई, -33। बात वही रह रही है। अच्छा, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, चाहे तो आप दोनों डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअल अलग अलग सॉल्व कर लो, उसके बाद में आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है। हाँ, डिटर्मिनेंट में एक और खास बात, अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा एग्जांपल, ये बहुत काम की चीज, कि आपको मल्टीप्लाई करना है, एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, इन्हीं में से ले लेते हैं, जैसे 1 2 2 1 ले लिया, और एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2 1 2 1, ठीक है। 2 1 3 1 2 3 ले लिया, 2 1 3 और 3 2 1 ये ले लिया, 1 2 3 2 1 3 1 2 4 ले ले। इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये तो 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का। इस डिटर्मिनेंट को भी मैं 3 क्रॉस 3 का बना सकता हूं। कैसे? बस मुझे ऐसे करना है 1 0 0, इधर 0 लिख दो, और यहां लिख दो 1 2 2 1। आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 -4 -3। आप इसकी वैल्यू देखो, देखिए कितनी आएगी, 1, ये 0। चेक करिए, आपको पता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में अगर एक आ जाए बाकी 2 0 आ जाए, तो उसी के रेस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो इस 0 पर बनाए और इसको छोड़ दो, आंसर वही -3 आना है। तो किसी डिटर्मिनेंट को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में चेंज भी किया जा सकता है। कैसे? बस फर्स्ट रो 1 0 0, फर्स्ट कॉलम 1 0 0 बना दो, बाकी ऐसी चीज लिख दो। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो आसानी से। एक ऑप्शन तो ये है ही कि इन दोनों का अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करो फिर मल्टीप्लाई करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इन दोनों को आप लिखें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 अगर मैं करूं, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, तो पहले डिटर्मिनेंट तो है डेल्टा 1, तो 1 0 0, इधर 0 0 1 2 2 1, और दूसरी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 1 3 1 2 4। ये लो जी, वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, जब ये आप करके एक डिटर्मिनेंट बन जाएगी 3 क्रॉस 3 का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। आंसर मिलेगा 9। दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली, मैट्रिक्स के बारे में जो कुछ भी सीखना था वो सीख लिया। अच्छा, एक नोट लिख लो, बहुत काम का नोट है वो। तो नोट है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आप देख पा रहे हैं यहां पर साफ साफ ए और बी दो मान लो इनको अलग अलग, इन दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट किया तो भी इतना आया, पहले प्रोडक्ट करके फिर रिजल्ट किया तो भी -30। ये एक बहुत काम का रिजल्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ओके, तो इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली, मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, प्रोडक्ट, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका चैप्टर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।